आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि गोल्ड सेक्टर में आज के दिन सबसे बड़ी रिफाइनरी होल्ड करता है। मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी होल्ड करता है और वर्ल्ड का 35% जितना भी गोल्ड होता है उसको प्रोसेस करता है। वो चाहे रॉ गोल्ड हो या फिर रिसाइकल वाला गोल्ड हो, 35% टोटल गोल्ड को प्रोसेस करता है। और आज ये कंपनी की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, अगर उस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। और एक कंपनी के अंदर स्टडी करने का रीज़न यही है कि कंपनी के जो अगर हम बात करें 2015-16 के आसपास में कंपनी ने एक अच्छी खासी उछाल मारी, उसके बाद में एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। उसके बाद में अगले साल 2016 के अंदर में इसने एक लो बनाया, फिर अगेन 2017-18 में एक हाई बनाया, अगेन लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, एक बनाते हुए एक रेंज बाउंड चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी लो के पास में जब भी स्टॉक आ रहा है वापस बाउंड होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या रिसेंटली अगर देखा जाए तो यही स्टॉक जो है वापस लो के आसपास में कहीं पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 500 550 के आसपास में। सो इसका जो एक्चुअल लो है जो कि आज के दिन वो भी 450 के आसपास में, बट जो ये भी है 500 के आसपास में जाके वापस 550 की तरफ बढ़ना चालू कर चुका है। सो इसका जो हाई है वो 1000 के आसपास में है और लो 450 से 500 के बीच में कहीं पर चलता है। सो इस बेसिस के ऊपर कि एक बाइंग रेंज के अंदर में चल रहा है, तो इसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल स्टडी कंपनी के बारे में कर ली जाए ताकि हमें एक आइडिया पड़ जाए। और लास्ट में हम भी आपसे ही यही जानना चाहेंगे कि क्या इसके अंदर में आज के दिन आपको क्या लगता है, क्योंकि एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे भी दिमाग में एक डाउट है कि वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ क्यों हो रही है। तो आपको अगर पूरी एनालिसिस के बाद में अगर आप हमें जवाब देना चाहें कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो ज़रूर देने की कृपा करें। तो कंपनी के बारे में आगे जानने से पहले कंपनी के एक बार पास जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं, कैसे कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। तो कंपनी की 1989 में स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें दो भाइयों ने मिलकर इसको कंपनी को स्टार्ट किया था। तो जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जैन फैमिली में तो शुरुआत से मतलब खून में ही बिजनेस होता है। सो इनका नाम था राजेश मेहता एंड प्रशांत मेहता। राजेश के नाम से कंपनी के ऊपर में नाम पड़ा, राजेश एक्सपोर्ट्स के नाम से। और ये अगर आज के दिन भी अगर देखा जाए तो राजेश जो है आज के दिन भी इसी कंपनी के चेयरमैन हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर अब तक थे प्रशांत थे, बट इन्होंने 2023 के अंदर में रिजाइन कर दिया और अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोई और हैं। अगर जो आज के दिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो आज के दिन उनका नाम है सुरेश कुमार सरोजामा लिंगे गौड़ा। सो ये काफ़ी बड़ा नाम है। सो ये आज के दिन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पहले यही हुआ करते थे प्रशांत जी। अभी अगर कंपनी के बारे में और जानते हैं तो कंपनी जो 1990 के अंदर में अपना पहला एक रिटेल स्टोर खोला गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड। बाद में इसका जो बड़ा कदम इन्होंने उठाया था, बाद में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद 2015 में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी रिफाइनरी खरीदी। अब अगर रिफाइनरी जो खरीदी उन्होंने खरीदा वालकाम्बी नाम से, जो कि बेलरेना स्विट्जरलैंड के अंदर में है, जिसको इन्होंने 3200 करोड़ रुपए देके खरीदा था 2015 में। और उसके बाद में एक इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होल्ड करने वाली कंपनी बन गई। कि आज के दिन अगर देखा जाए तो इनकी दो रिफाइनरीज है, एक तो उत्तराखंड के अंदर में इंडिया में, और दूसरा वालकाम्बी जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है। अब ध्यान रखिएगा, अगर जो स्विट्जरलैंड की जो ये वालकाम्बी जो जो रिफाइनरी है, ये कंपनी सीधा होल्ड नहीं करती है, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि फॉरेन जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज हैं, उनको मतलब खरीदने का काम करती है। उसी ने फिर एक कंपनी और सब्सिडरी खरीदी, उसकी फिर एक सब्सिडरी और है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी फिर जो ये वालकाम्बी जो है उसका वो उसका मालिक है। सो मालिक के मालिक को खरीदा, फिर मालिक के मालिक को खरीदा, फिर मालिक का मालिक है, फिर मालिक है राजेश एक्सपोर्ट्स। सो इस तरीके से एक लंबी चेन है। तो इस कंपनी में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस मार्केट को, जैसे गोल्ड सेक्टर में काम करती है तो कंपनी, हमने पहले हम गोल्ड सेक्टर को ही समझ लेते हैं कि गोल्ड सेक्टर किस तरीके से आज के दिन एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो गोल्ड की साइट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी बताया, जो कि www.gold.org जो ये वेबसाइट है, इसमें बताया हुआ है कि टोटल जो आज के दिन जो वर्ल्ड में गोल्ड है वो तकरीबन 2 लाख टन के आसपास में गोल्ड एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ। बाकी नीचे है जो कि उसको तो वो फिर कितना भी हो सकता है, उसको अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि 4 लाख टन के आसपास में वो भी अंडरग्राउंड में और मतलब पड़ा हुआ है। मतलब 2 लाख तो है, 2 लाख और मतलब टोटल 4 लाख टन के आसपास में अर्थ पर गोल्ड है। बाकी किसको पता है कि जमीन में कितना गोल्ड है, राइट। तो भी 2 लाख टन जमीन के ऊपर है। उसके अंदर में अगर ज्वेलरी मानी जाए, देखा जाए तो 46% जो है ज्वेलरी की फॉर्म में है। बाकी सेंट्रल बैंक्स के पास में पड़ा हुआ है 17% के आसपास, देखो 35,000 टन के आसपास में। बार्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में जो गोल्ड है वो 21% है टोटल गोल्ड का, और फिजिकली बेल्ट बैक्ड गोल्ड जो ईटीएफ होल्ड करते हैं वो 2% है। और बाकी जो बचा कुछ जो इंडस्ट्रीज के पास में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जो फैक्ट्रीज में भी काम आता है, ये जो उनके पहले चिप बनती थी जो कि हमारे जो टीवीज वगैरह में, मोबाइल्स वगैरह में, उनमें भी गोल्ड यूज होता है। तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के पास में भी गोल्ड पड़ा, वो टोटल जो है 15% है टोटल गोल्ड का। सो आज के दिन अगर देखा जाए ज्वेलरी की फॉर्म में सबसे ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो अपने, और अगर उसी का भी अगर पार्ट देखा जाए तो इंडिया और चाइना सबसे बड़ा मार्केट है गोल्ड को, जो सबसे ज्यादा ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदते हैं, इंडिया और चाइना। और आज भी दिन भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का कौन, इंडिया और चाइना ही है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया गोल्ड किस तरीके से पड़ा हुआ है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड की जो डिमांड है वो किस तरीके से काम कर रही है आज के दिन। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड की जो डिमांड है वो किस तरीके से है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो अगर अभी रिसेंटली जो 2022 का जो 23 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा तो 2022 के अंदर में
सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं गोल्ड खरीदने के अंदर में। वो देखा गया है कि 1136 टन गोल्ड खरीदा गया है 2022 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। और अगर इसके दूसरे जो जो हमने जो न्यूज़ पढ़ी है उनके अंदर ये भी बताया कि 1967 के बाद में ये सेकेंड टाइम सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा है सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने। और 2023 की भी अगर बात किया जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उसने 250 टन से ज़्यादा गोल्ड जो है वो अब तक खरीद चुकी हैं और आगे और ज़्यादा खरीदने की उम्मीदें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर में मूव चल रहा है। अब इसका पीछे एक रीज़न बताया जा रहा है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करती थी, रिजर्व्स में करेंसी रखती थी। वो कौन सी, डॉलर्स रखती थी, पाउंड्स रखती थी, इस तरीके से। सो मेन जो करेंसी थी वो डॉलर थी। तो अभी जो रिसेंट में जो केओस हुआ है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर की वजह से, तो यहाँ पे जो यूएस ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस रशिया के ऊपर में लगाए जिसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो उस अगर उसके पास में, रशिया के पास में अगर डॉलर में अगर रिजर्व भी पड़ा हुआ है तो उसको भी वो काम में नहीं ले सकता है। तो अब बहुत सारी जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स थी वो डर गई इस बात से कि अगर आपके पास में रिजर्व पड़ा हुआ है और अगर उस वो देश चाहे जिसका भी करेंसी का आपके पास रिजर्व है तो चाहे तो आपका मालिक बन के बैठा हुआ है। तो इस मूव की वजह से काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स हैं वो डर गई और उन्होंने जो यूनिवर्सल जो करेंसी है जो कि गोल्ड, उसको खरीदना चालू कर दिया और जो रिजर्व्स हैं उनको हिसाब से कम करना चालू कर दिया। तो इसी बेसिस के मतलब रूट के ऊपर इंडिया भी चला और इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी पिछले 2-3 साल में अच्छे खासे गोल्ड से खरीदने की मतलब खरीद रहे हैं। और अभी तो और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया उन्होंने खरीदने की जो स्पीड है। कोरोना से पहले भी खरीद रही थी इंडियन गवर्नमेंट तो, और उसके बाद में अभी तो बहुत ही स्पीड से खरीद रही है। सो गोल्ड की जो डिमांड है जनता में तो है ही है, बनी रहती है वो तो टाइम टू टाइम। इंडिया और चाइना सबसे बड़ा मार्केट है। ये गवर्नमेंट्स में एक अलग ही देखने को मिल रहा है। तो अभी ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी गवर्नमेंट्स हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गोल्ड खरीद सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर में, क्योंकि अगर रिजर्व करेंसी जो कि जो पहले डॉलर थी अगर वो यूनिवर्सल करेंसी की तरफ अगर गोल्ड में शिफ्ट होती है तो बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट्स हैं वो बाइंग कर सकती हैं आने वाले टाइम में और काफ़ी सालों तक करती ही जा सकती हैं। और फाइनली अगर ज्वेलरी सेक्टर में अगर देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है कि स्टॉक जो कि गोल्ड का जो प्राइस है वो मतलब बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जब भी एक बार को जब गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है तो डिमांड बढ़ती है, बट एक बार को जब अप मूव आता है, जिस वक्त अप मूव आता है तो वहाँ पे एक बार को थोड़ा सा हिकअप देखने को मिलता है, हमेशा ही डाउनफॉल देखने को मिलता है डिमांड के अंदर में ड्यू टू द प्राइस चेंज। तो यहाँ पर भी अभी इस साल भी यही हुआ है कि यहाँ पे 15% से अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर में जो डिमांड है वो घटी है क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ी है लगभग 20% से। और यहाँ पर इंडिया के अंदर में भी इसका 11-12% के अराउंड जो है डिक्लाइन देखने को मिला है न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू। सो यहाँ पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट अगर देखा जाए गोल्ड की जो डिमांड है उसके अंदर में तो ओवरऑल कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। डिमांड बनी रहने की ही उम्मीदें हैं ओवरऑल। अब यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी बनी रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी के बारे में एक बार हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो इन्होंने खुद ने ही बताया है राजेश एक्सपोर्ट्स ने कि आज के दिन सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वर्ल्ड की, गोल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी, वो कौन होल्ड करता है? वो राजेश एक्सपोर्ट्स होल्ड करता है। दूसरी चीज, राजेश एक्सपोर्ट्स एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके पास में फुली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन ऑफ द गोल्ड है। मतलब कि माइनिंग से गोल्ड माइन हुआ, उसके बाद में रिफाइनरी के अंदर में गया, रिफाइनरी से बाद में फिर वो गया अलग अलग प्लांट्स के अंदर में जहाँ पे वो ज़्यादा ज्वेलरीज में बनेगा, कॉइन्स बनेंगे, और बाद में वहाँ से फिर शोरूम के पास में जाएगा, या फिर अगर रिफाइनरीज के बाद में एक मतलब वो एक बार्स बनेंगे बड़े बड़े 2-2 किलो 10-10 किलो के, तो वो बार्स बन के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जाएंगे, बुलियंस में जाएंगे, बैंक बुलियंस के पास में जाएंगे। सो एक पूरी वैल्यू चेन है कि माइनिंग से लेकर एंड कस्टमर तक पहुंचने का जो पूरा काम है वो इन हाउस है राजेश एक्सपोर्ट्स का। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी। इस तरीके से ये कंपनी आज के दिन काफ़ी बड़ा एक वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से होल्ड करती है, वो भी गोल्ड सेक्टर के अंदर में। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि गोल्ड का जो माइनिंग से गोल्ड उठाए उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स के ऊपर में अलग अलग कंपनी से अगर एक्वायर करती हैं तो कंपनी उनके मार्जिन घट जाते हैं। तो इस कंपनी के वो मार्जिन घटते नहीं है। अब इसका जो मेन मार्जिन है, अब यहाँ पर हमने कोशिश ट्राई किया कि इस कंपनी अगर माइनिंग करती है तो इसके पास में जो माइनिंग्स ओन भी करती होगी। ऐसा हमने देखा कि ऐसे कोई भी हमें कोई माइन मिली नहीं जिसको राजेश एक्सपोर्ट होल्ड करती हो आज के दिन में। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो ये किसी और की जो माइनिंग है उनके अंदर में खुदाई कर रही होगी, या फिर जो ऑलरेडी जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग मिल जाती है तो वो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के बाद में आगे अपना प्रोसेस काम चालू करती है। मगर इसके आज के दिन अगर ये बोल रही है माइनिंग भी करते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी वेबसाइट पर खुद बोल रही है हम माइनिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है ये दूसरों के ही माइंस के अंदर में काम करती होगी, राइट। क्योंकि हमने ट्राई किया सर्च करने का बट हमें नहीं मिली माइनिंग इसकी खुद की मतलब ऑन करता हुआ। अभी तक हमने क्या देखा? कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो आज के दिन ये जो कंपनी की जो टोटल ओवरऑल कैपेसिटी है जो माइन करने की, वो लगभग 2400 टन की है।
क्योंकि 2000 टन के आसपास की जो कैपेसिटी है वो तो वालकाम्बी स्विट्जरलैंड वाली जो कंपनी है उसकी है, और 400 टन के आसपास में जो कैपेसिटी है वो जो उत्तराखंड में जो कंपनी है उसकी है। तो यहाँ पे 2400 टन की एनुअल कैपेसिटी है, और एज पर द डेटा यहाँ पे हर साल 3500 टन रॉ गोल्ड हर साल नया निकलता है, अर्थ से माइन किया जाता है। सो 3500 टन से अगर 2400 टन तो ये अकेली कंपनी कैपेसिटी है, तो और भी तो मार्केट में कंपनियां हैं। सो इसका मतलब ये कि फुली काम, या इसका मतलब जितनी कैपेसिटी इसकी है उसके पूरे पोटेंशियल के ऊपर भी अभी ये काम कर नहीं रही है, मतलब इसकी कैपेसिटी तो है काम करने की। आज के दिन दूसरी इसकी बेंगलोर के अंदर में एक प्लांट है जिसके अंदर में 350 टन ज्वेलरी बनती है गोल्ड की, जो कि बहुत बड़ा प्लांट है, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड। बाकी अलग अलग प्लांट्स हैं बट सबसे बड़ा बेंगलोर में है। सो कैपेसिटी है, प्लांट्स की कैपेसिटी है अच्छी खासी, डिमांड अच्छी खासी है। सो अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नजर आई नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं अब कंपनी के बारे में, थोड़ा सा मालिक किस तरीके से इस कंपनी के अंदर मालिक लोग हैं उस तरीके से थोड़ा जान लेते हैं, प्रमोटर्स वगैरह जान लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख पा रहा है कि प्रमोटर्स जो कंपनी के हैं उसका राजेश जो सबसे मेन चेयरमैन है कंपनी के, उन्हीं के पास में है 29%, 30% के आसपास होल्डिंग। तो फिर दूसरे एमडी जो अब तक थे, जो दूसरे भाई हैं प्रशांत, उनके पास में है 13.5-13% के आसपास। फिर बाकी और फैमिली मेंबर्स के पास में ही है। सो मेहता फैमिली के पास में ही ये कंपनी मोस्टली प्रमोटर्स में है। सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एफ अपनी जो होल्डिंग है वो रिसेंटली अगर अच्छी खासी इन्होंने बढ़ाई देखने को मिली है, इनके पास में 16.5% के आसपास में है। तो मोस्टली जो एफ हैं वो अपनी होल्डिंग जो है 16-17 के बीच में रख रहे हैं, वो भी वहीं पर बनी हुई है। और डी की अगर होल्डिंग को देखते हैं तो यहाँ पर ये 11% के आसपास में रख रही है, काफ़ी टाइम से रख रही है, तो 11% के आसपास में ही देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास में सिर्फ 18% के आसपास में स्टॉक होल्डिंग है, वो भी राजेश एक्सपोर्ट्स की। सो अगर शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छी खासी एफ डी और प्रमोटर्स जो है इस कंपनी को होल्ड करते हैं अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर में। अब कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। और फाइनेंशियल्स को देखने से पहले एक बार ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आज के दिन जो कंपनी का मार्केट कैप है जिस प्राइस पे चल रहा है, तो ये पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है 16,000 करोड़ की। पूरी कंपनी के एसेट की वैल्यू, उसके अंदर में वो वालकाम भी माइन रिफाइनरी भी आ जाती है, उत्तराखंड वाली रिफाइनरी भी आ जाती है, इसके बैंगलोर वाले प्लांट्स भी आ जाते हैं, उनके अंडर में जो और भी जो गोल्ड है आज के दिन रिजर्व जिनके पास में पड़े हुए हैं एज रॉ मटेरियल, वो भी आ जाता है। तो पूरा जो है वो 16,000 करोड़ का ही लगाया जा रहा है। जबकि एक हमने एस्टिमेट लगाने की कोशिश किया, जो कि हमने चैट जीपीटी की उसके अंदर में हेल्प ली। तो चैट जीपीटी और हमने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाने की कोशिश की कि ये जो भी जो इस टाइप की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट जैसी बड़ी कंपनी अगर आज हमें खड़ी करनी हो तो हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो चैट जीपीटी ने अपनी कैलकुलेशंस की कुछ, और हमने जो दूसरे सोर्सेज हैं उनसे भी थोड़ी सी हेल्प ली। तो लगभग हमें ऐसा देखने को मिला कि जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स का जो डेटा है फॉर्च्यून 500 की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे एसेट्स की टोटल वैल्यू आज के दिन 22,000 करोड़ की है। सो फॉर्च्यून 500 बोला कि राजेश एक्सपोर्ट्स के आज के जो एसेट्स हैं उनकी खुद की वैल्यू 22,000 करोड़ रुपए है, और मार्केट कैप कितने चल रहा है 15,000 16,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है। तो ऑलरेडी स्टॉक जो क्या चल रहा है अंडर वैल्यूड है एसेट्स के बेसिस के ऊपर में ही। अब थोड़ा सा इसी नॉलेज के बेसिस के ऊपर हमने बोला, चैट जीपीटी बोला कैलकुलेशन करो और हमें बताओ कि क्या मतलब थोड़ा सा डेटा दो हमको। तो यहाँ पे कंपनी ने कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि एसेट्स के बेसिस के ऊपर इस कंपनी को खरीदने में 22,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे। उसके बाद में ऑपरेशनल कॉस्ट, जो नया खरीदेगा उसको ऑपरेशंस का कॉस्ट कवर करना पड़ेगा, तो उसको वहाँ पे उसको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है $279 मिलियन की। सो यहाँ पर एक सारी चीज़ों को ब्रांडिंग मार्केटिंग सब कुछ चेक करते हुए इसने बोला कि आज के दिन इसी के ऑपोजिट में दूसरी कंपनी खड़ी करने के लिए ये $3.6 बिलियन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये लगभग आ जाता है 35,000 करोड़ रुपए के आसपास में। अब ये जो डेटा है कैलकुलेशन, ये चैट जीपीटी बेस्ड है कंप्लीटली, इसने अपने हिसाब से बनाया है, हाइपोथेटिकल है। बट ये फॉर्च्यून 500 वाला जो एसेट्स वाला है, ये डेटा फॉर्च्यून 500 की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो डेटा है कि अपोजिट खड़ी करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये हाइपोथेटिकल है। सो इसको पूरा मान्य ना माने, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि हाँ इस टाइप के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। आज के दिन कंपनी का जो स्टॉक है 550 पे चल रहा है, 500 का इसका बुक वैल्यू प्राइस चल रहा है। और कंपनी का जो आरओसी है वो 10%, आरओई 10%, क्योंकि कंपनी पर लोन है नहीं, तो आरओसी आरओई दोनों बराबर ही हैं। और ज़्यादा लोन नहीं है क्योंकि आज के दिन कंपनी डेट फ्री होने ही वाली है जस्ट, क्योंकि इतने दिन डेट था, क्योंकि वालकॉम भी जो रिफाइनरी 2015 में जो खरीदा था उसको लोन लेके खरीदा था, वो लोन धीरे धीरे चुक गया। तो अब कंपनी की वो जो वालकॉम भी है पूरा लोन फ्री होने ही वाली है कंपनी। सो ये एक थोड़ी सी कहानी है। सो फर्दर अब कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि कंपनी ने कोई भी नया पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं उठाया है। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट से ही बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉफिट्स कर रही है कंपनी कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे जो बोरोइंग्स है वो टाइम के साथ में 2015-16 में यहाँ पे इन्होंने वो रिफाइनरी खरीदी, इसकी वजह से लोन बढ़ा, अगेन बढ़ा, और फिर अभी देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे डिक्रीज यहाँ के लोन में देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली कंपनी बोल रही है कि हम डेट फ्री हो गए हैं, रिसेंट स्टेटमेंट में कंपनी ऐसा बोल रही है। तो यहाँ पे अगर कंपनी डेट फ्री हो गई है तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मतलब न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर जितना बड़ा आपके पास लोन होगा तो आपके जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का, वो जो है लोन की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में चला जाता है, तो वो पैसा इन्वेस्टर्स के लिए बचेगा, राइट। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब यहाँ पे कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स की बात है कि कंपनी के पास में फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, राइट। रिफाइनरी की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में, प्लांट्स की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, तो दैट इज जिनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती है। में हम लोग ये पता करने की कोशिश कर लेते हैं कि पिछले 6-7 सालों के अंदर में किस तरीके से रिजर्व्स में इंक्रीज हुआ है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसमें इंक्रीज हुआ है, जिससे हमें एक ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिल जाए, और उसी बेसिस परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग एक प्रोजेक्शन बना सकें कि अगले 10 साल में जो है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, एक उम्मीद बनाए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 2017 से यहाँ पे 2022-23 तक का डेटा लेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा, और उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो रिजर्व्स का पैसा है वो कितने परसेंट से बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर ली हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर जो परसेंटेज निकल के आया वो 16% का निकल के आया है, और उसी को अगर हम अगले 10 साल बाद में प्रोजेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पर जो जो रिजर्व्स हैं वो लगभग 64,000 करोड़ के हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगले 10 साल में जो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, जो कि अभी प्रोजेक्शन के हिसाब से, और ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्शन में कंपनी के ऊपर लोन था, तब इस कंपनी ने इस तरीके से रिजर्व्स बढ़ाए हैं। अब तो कंपनी के ऊपर लोन भी खत्म हो चुका है लगभग, तो जो 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 प्रोजेक्शन है वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यहाँ पे अब इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, और यही अगर परफॉर्मेंस रहेगी तो बुक वैल्यू जो है अगले 10 साल में और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लगभग 18% 20% का भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स, और कंपनी के मार्जिन पे भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर जो कंपनी, अगर इसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है 4 टाइम्स हो सकता है अगले 10 साल के अंदर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मतलब एक चीज़ और है कि कंपनी के जब एसेट्स की वैल्यू अलग से बढ़ती है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अलग से होते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके पास में एक दुकान है जो आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर आप चाय बेचेंगे तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो चाय बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो अलग होगा, बट जो चाय की जो वैल्यू है दुकान की, जो दुकान की जो वैल्यू है वो अलग से बढ़ेगी, उसकी वैल्यू अलग से बढ़ेगी, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है उसकी, राइट। तो यहाँ पर इस कंपनी के पास में जो आज के दिन एसेट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, प्लांट्स हैं, तो उनकी वैल्यू जो है अलग से एक्स्ट्रा बढ़ती है, और प्रॉफिट करेगी वो अलग से इनकम करेगी। तो जिसी की उसी बेसिस के ऊपर कई बार हम किसी कंपनी का पीबी रेशियो बहुत अच्छा खासा देखते हैं, पी रेशियो का भी अच्छा देखते हैं, 10 का देख पी रेशियो देखते हैं, पीबी रेशियो देखते हैं, तो वो इसी बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि एसेट्स की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ी हुई है, अर्निंग्स आज के दिन इतनी, मतलब अर्निंग्स अच्छी कमा रही है, बट पी रेशियो खराब मिलता है वहाँ पे हमें, बट वो एक्चुअली कंपनी खराब नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती है। अगर उसी टाइप से इस कंपनी का भी अगर पीबी रेशियो टाइम में मान लीजिए 10 गुना हो जाता है तो कंपनी का स्टॉक 10,000 मिल सकता है। अगर इस कंपनी का अगर पीबी रेशियो हमें 5 गुना मिल जाता है तो कंपनी का जो, ओके सॉरी, 5 गुना के ऊपर 10,000 का प्राइस देखने को मिल सकता है, मतलब पीबी अगर 5 का है तो अगर 10 का पीबी होगा तो हो सकता है 20,000 का प्राइस देखने को मिल जाए। सो वो डिपेंड करेगा कि एसेट्स की वैल्यू किस तरीके से ग्रो करेगी, बट यहाँ पे सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक चलता है तो 4 गुना हो जाएगा, बाकी वो हाइपोथेटिकल है कि और कितना गुना हो सकता है, पीबी किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, एसेट्स की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज होगी। क्योंकि आज के दिन अगर फॉर्च्यून 500 वाले अगर रिपोर्ट की हम लोग देख लेते हैं तो वहां पर ऑलरेडी फॉर्च्यून 500 बोला कि इसकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी कितनी है, लगभग 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ के आसपास में है। तो ये जो मार्केट कैप है वो तो 16,000 करोड़ है, तो ये 22-23 जो एक्स्ट्रा जो ऊपर है जो एसेट्स की वैल्यू, वो उसी के बेसिस, तो उसी के बेसिस पे पीबी रेशियो क्रिएट होता है, उसी की बेसिस के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस और एसेट्स की वैल्यू की इंक्रीज के बेसिस के ऊपर, इस कंपनी के स्टॉक में अगले 10 साल में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, लगभग 5 टाइम्स से लेकर के 20 टाइम्स के बीच में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, किस तरीके से गेम पलट जाए, बट एक हम अंदाजा लगा रहे हैं, राइट। अब फाइनली अगर हम लोग आखिरी चरण में चलते हैं वीडियो के, तो यहाँ पर हम लोग एक बार वापस स्टार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम बाइंग्स और सेलिंग के लेवल को, तो आपके लिए हमने शुरुआत में वीडियो के क्वेश्चन पूछा था कि आपके लिए एक सवाल होगा कि अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब वालकाम्बी को इन्होंने खरीदा था स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था, उसी लेवल के ऊपर में अगर स्टॉक अभी वापस आया है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम फिर से देखने को मिला, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके स्टॉक मार्केट से में थोड़ी सी इसकी कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ घूम रही है कि सेबी ने कुछ पेनल्टी लगाई है, कोई इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि जो इतनी भारी कोई न्यूज़ है नहीं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिला स्टॉक के अंदर में, और यहाँ पर अच्छे खासा वॉल्यूम से यहाँ पे स्टॉक मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि ये यहाँ पे बड़े लोग बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और एक्चुअली हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल है कि यहाँ पर ये लोग खरीद रहे हैं, हमें आज के दिन ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके लिए सवाल है, एनालिसिस आपके सामने है। बाकी अगर हमारे देखा जाए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 499 का स्टॉप लॉस लेके एक
और 650 का टारगेट लेके इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आज के दिन इसको बाय कर सकते हैं। 650 का टारगेट और आज के दिन खरीद लें 550 के ऊपर और 499 का स्टॉप लॉस ले लें। ठीक है, ये तो ट्रेडिंग हो गई। और अगर लॉन्ग टर्म वाले जो बाय करना चाहते हैं वो आज के दिन ही इसको बाय करके छोड़ सकते हैं। लगभग अपने पोर्टफोलियो का जो कि अगर 5% अगर बोला जाए तो 5% इसके अंदर लगा के छोड़ दो। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो दूसरा जो पोर्टफोलियो दूसरी कंपनियां हैं अगर नुकसान में भी, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल्स हैं उस तरीके से लगता नहीं है ये नुकसान में रहेगी, बट स्टॉक मार्केट है। सो 5% के आसपास में इसमें होल्ड करके लॉन्ग टाइम तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर में। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो जो व्यू है हमारा पसंद आया तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस कंपनीज के आने वाले हैं। सी यू टुमारो।